आज से कई हजार साल पहले दुनिया भर में ऐसी कई प्राचीन सभ्यताएं थी जिनके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर को देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान है। ऐसी ही एक प्राचीन सभ्यता थी इजिप्ट, जिसमें 4000 साल बीसी यानी आज से करीब 6000 साल पहले ऐसे पिरामिड का निर्माण किया गया जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए किसी अनसुलझी पहेली की तरह है। पर क्या आप जानते हैं कि ये पिरामिड सही मायने में इजिप्ट के राजाओं की कब्र है? क्योंकि इजिप्ट के हर एक पिरामिड को उस समय इसलिए बनाया जाता था ताकि राजा के मरने के बाद उनकी मम्मी बनाकर इन पिरामिड्स में रखा जा सके। और जितना बड़ा पिरामिड होगा उतना ही राजा अमीर और ताकतवर रहा होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिन इजिप्ट के राजाओं के मरने के बाद भी पिरामिड्स में उनकी मम्मी के साथ सोने चांदी के बर्तन और खाने पीने की चीजें रखी जाती थी, उन राजाओं की जिंदगी कैसी रही होगी? आखिर इजिप्ट जैसे अमीर और ताकतवर सभ्यता के राजा या रानी अपनी जिंदगी कैसे जीते होंगे? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो पहले तो आपको बता दूं कि मिस्र यानी आज के इजिप्ट के राजाओं को उस समय फराओ कहा जाता था। इन राजाओं के बारे में हमारी ज्यादातर नॉलेज उनकी मौत के बाद शरीर को रखने के लिए बनाए गए पिरामिड्स पर बनाई गई पेंटिंग ही है, जिसमें मिस्र के राजाओं की शाही दिनचर्या की तस्वीरें बनी हुई है, जिनको देखते हुए कहा जा सकता है कि मिस्र के राजा ज्यादातर लोगों के बीच घिरे हुए होते थे, जिसमें मिस्र की कड़ी गर्मी से बचाने के लिए लगातार नौकर उनके लिए पंखा किया करते थे। इसके अलावा पिरामिड्स में इन राजाओं की मम्मी के साथ सोने चांदी के बर्तन रखे होने के कारण आपको लगता होगा कि हमेशा उनकी जिंदगी ऐसी ही शाही शानो शौकत से भरी रही होगी। पर आपको बता दूं, कई इतिहासकारों की रिसर्च में यह सामने आया है कि मिस्र के राजा रानियों की जिंदगी एक आम आदमी से भी कहीं ज्यादा व्यस्त रहती थी और वह अपना ज्यादातर समय राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सुधारने में, राज्य में यात्रा करके निर्माण कार्य देखना, राज्य की न्याय प्रणाली को सही तरीके से चलाना, बस इन्हीं सब में मिस्र के राजाओं का ज्यादातर समय चला जाता था। 4000 बीसी के दौरान इजिप्ट अपनी धन धान्य और ताकत के चरम पर था। इसी दौरान मिस्र में बड़े बड़े गीजा के पिरामिड का निर्माण हुआ था। क्योंकि राज्य काफी अमीर था, इसीलिए राजाओं के पास भी पैसा खर्च करने के लिए कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य के खजाने सोने चांदी से भरे थे। मिस्र की जनता अपने राजा को काफी अच्छा टैक्स देती थी, जिसका हिसाब राजा द्वारा नियुक्त किए गए स्पेशल लोगों द्वारा किया जाता था। यह हिसाब ज्यादातर किसानों की जमीन और उनके परिवार के सदस्यों को देखते हुए किया जाता था। मिस्र के राजा काफी धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे। इसका कारण यह भी था कि यह राजा अपने आप को खुद भी भगवान बताते थे और देवी देवताओं को अपना परिवार मानते थे। मिस्र के राजा या रानी लगभग हर समय राज्य के बड़े अधिकारियों और परिवारों के सदस्यों और नौकरों से घिरे रहते थे। राज्य के ये बड़े अधिकारी भी ज्यादातर राजा के परिवार से ही हुआ करते थे, ताकि राज्य की ताकत शाही परिवार के हाथ में ही रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजिप्ट के राजाओं को नहलाने और यहाँ तक कि उन्हें कपड़े पहनाने के लिए भी नौकर नियुक्त किए जाते थे। और नौकर किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, पर ज्यादातर राजा महिला नौकरानी को ही अपने स्नान और कपड़े पहनाने के काम के लिए चुनते थे। राजा के हर दिन के कपड़ों को भी शाही टेलर द्वारा चुना जाता था। इसे आप एक तरह का स्टाइलिस्ट भी मान सकते हैं, जिसका काम केवल यह होता था कि वह मिस्र के राजा के लिए सबसे अच्छे और साफ कपड़ों को चुने, जो राजा की ताकत और उसके रुतबे को दिखा सके। लेकिन मिस्र के राजाओं के पहनावे में एक खास चीज हमेशा रहती थी। वह थी उनके सिर पर एक विग, जो राजा के लिए खास तौर पर बनाई जाती थी। और इस विग को सर पर रखने के बाद ही राजा अपना ताज पहना करता था। राजा की विग को तो कई बार सोने चांदी की तारों से भी बनाया जाता था। इन विग को राजा की शाही ताकत की निशानी माना जाता था। इसीलिए पूरे राज्य में विग पहनने के लिए ऐसे कड़े कानून बने थे, जिसमें सब लोगों को उनकी ताकत और शाही परिवार में पोजीशन के अनुसार ही विग पहनने की इजाजत थी। यहाँ तक कि नौकरों को तो विग पहनने की इजाजत भी नहीं थी। पर मेरी मानो तो यह अच्छा ही है, क्योंकि इजिप्ट जैसे गर्म जगह पर बालों की एक और विग पहनना काफी मुश्किल ही होगा। और शायद इतनी गर्मी में इस विग के कारण राजा हमेशा पसीने से तरबतर रहते होंगे। शायद इसीलिए राजाओं की हर एक पेंटिंग में हमें उनके चारों ओर कई नौकर उनको पंखा करते हुए देखने को मिलते हैं।
पर सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह विग केवल सिर पर ही नहीं लगाई जाती थी, बल्कि शाही परिवार के कई लोग और राजा तक भी अपनी दाढ़ी में भी एक खास तरह की विग पहना करते थे, जिससे उनकी दाढ़ी और ज्यादा लंबी दिखे, और यह भी उनकी ताकत की एक निशानी हुआ करती थी। इजिप्ट के राजाओं की सवारी, तो आप जो यह शाही कुर्सी जैसी चीज देख रहे हो, यही इजिप्ट के राजाओं की शाही सवारी हुआ करती थी, जिसे उस समय सेडन चेयर कहा जाता था, जिसे 4 लोग उठाते थे, जो ज्यादातर राजा के अंग रक्षक ही होते थे। और क्योंकि यह बस एक कुर्सी है, इसीलिए इसमें राजा को काफी गर्मी भी लगती थी। इसीलिए राजा के साथ हमेशा 2 से 3 ऐसे सेवक चला करते थे, जो राजा को पंखा करके उन्हें यात्रा के दौरान इजिप्ट की कड़ी गर्मी से बचाते थे। लेकिन कई बार जब राजा अपनी सैडन सवारी पर लंबी दूरी तय करता था, तब वह अपने राज्य से एक छोटी सी सेना को लेकर जाता था, जिसमें खाना बनाने वाले से लेकर राजा को कपड़ा पहनाने वाले तक सब मौजूद होते थे। यहाँ तक कि कई बार इस तरह की यात्राओं में राजा की कुछ सबसे महत्वपूर्ण रानियों को भी साथ ले जाया जाता था। पर यहाँ पर मैं कुछ रानियां इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय मिस्र के राजाओं की कई 100 रानियां हो सकती थी। कई इतिहासकार का तो यह भी कहना है कि रानियों का नंबर कई अलग अलग राजाओं के मुताबिक हुआ करता था, और इन रानियों की संख्या भी राजाओं की एक शानो शौकत का प्रतीक हुआ करती थी, जिसमें कई 100 से लेकर 1000 रानियां भी मौजूद हो सकती थी। इसमें सबसे पहली रानी को राजा की महारानी का दर्जा दिया जाता था, जो ज्यादातर किसी ताकतवर राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। इसके बाद की सभी रानियों को ज्यादातर इतना सम्मान नहीं मिलता था, और उनके लिए राजा के महल से अलग एक दूसरा महल तैयार किया जाता था, जिसमें राजा की सभी रानियां और साथ में कई गुलाम महिलाएं भी रहती थी। इसके अलावा इन रानियों से राजा के पैदा होने वाले बच्चे भी एक समय सीमा तक इन महल में ही अपना जीवन बिताते थे, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने तक और खेलने तक की सभी सुविधाएं होती थी। मिस्र में मौजूद कई मंदिरों और पिरामिड में बनी पेंटिंग्स को देखकर हमें यह पता चलता है कि मिस्र के राजाओं को शिकार करना भी काफी पसंद था। पर यूनानी इतिहासकार डियोडोरस के अनुसार यह शिकार ज्यादातर शाही परिवार के लिए एक रस्म की तरह था, क्योंकि उस समय इजिप्ट में भोजन की कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी राजा को समय समय पर शिकार करना पड़ता था, और यह जरूरी नहीं है कि राजा खुद ही शिकार करे। कई बार राजा के सिपाही भी बड़े बड़े जानवरों को पकड़कर उन्हें राजा के सामने बेहोश या फिर जिंदा रख देते थे, जिसके बाद राजा केवल उन्हें मारता था। शायद आपने कई बार इजिप्ट के राजाओं के बारे में सोचा होगा कि इनकी ताकत के कारण यह अपना जीवन काफी आराम से जीते होंगे, पर इतिहासकारों की कहानी काफी अलग है, क्योंकि उनके मुताबिक इनके जीवन में धन की तो कोई कमी थी नहीं, पर यह अपने समय को खुद अपने तरीके से नहीं जी पाते थे। इनकी धार्मिक, कानूनी और इजिप्ट में अलग अलग स्थानों की यात्राएं, जैसे कल मीटिंग हुआ करती थी, जो उनके पूरे दिन में स्केड्यूल पर चलती थी, जिन्हें ज्यादातर टालना उनके खुद के हाथों में नहीं होता था, क्योंकि इस यात्रा के दौरान राज्य के कई ताकतवर अधिकारी भी उनके साथ हुआ करते थे। ऐसे ताकतवर अधिकारी जिनकी राज्य पर काफी ज्यादा पकड़ हुआ करती थी। ऐसे में अगर राजा अपनी किसी मीटिंग से पीछे हटता, तो इससे राज्य के लोगों और उन ताकतवर अधिकारी तक यह मैसेज आता था कि राजा अपने कार्य को लेकर गंभीर नहीं है, और अगर इस तरह की धारणा ज्यादा प्रबल हो तो राजा के खिलाफ विद्रोह हो सकता है, जो राजा कभी नहीं जाएगा। इसीलिए मिस्र के राजाओं को ना चाहते हुए भी अपना ज्यादातर समय लोगों के बीच अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करते हुए बिताना पड़ता था। शायद अब आपको समझ आ रहा होगा कि मिस्र यानी इजिप्ट का राजा बनना शायद उस समय इतना भी अच्छा विकल्प नहीं था, पर इनके हाथों में आने वाली ताकत और धन को देखते हुए मैं फिर भी इसके लिए तैयार हूँ। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो।